Hello friends, welcome back to the online classes of mathematics. Today I will cover a topic that is complex number. Very important topic. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो एनडीए पैटर्न पे ही हम इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे. उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं उनको भी कंसिडर करेंगे. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? Complex number is the combination of real and imaginary part z equal to a plus iota b. ओके, ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का z equal to a plus iota b. व्हाट इज a हियर? a इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है. ओके, दिस v विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वी कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं z equal to what? Real part of complex number plus iota imaginary part of complex number. ओके, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है. ओके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करने से पहले हम आयोटा को समझ लेते हैं. व्हाट इज द आयोटा? ओके, आयोटा आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट -1. ओके, जब भी हम रूट के अंदर -1 लिखते हैं तो वो हमारा आयोटा होता है. ओके, इफ आई टेक द स्क्वायर ऑफ दिस आई देन व्हाट कम्स आउट? -1. सिमिलरली आई क्यूब करने पे क्या आएगा? आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर मीन्स -1 इंटू आई. सो वी कैन से आई क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ आई. ओके, आई क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ आई. सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई. ओके, similarly if I consider the power 4, I की पावर 4 इक्वल टू 1. ओके, इस इन जो चार वैल्यू को मैंने फाइंड किया, यहाँ से एक अपना फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे. क्या हो? आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4. यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, आई की पावर 1 की वैल्यू आई, जस्ट टेक आई, आईटा स्क्वायर -1, आईटा क्यूब माइनस आई, आईटा की पावर 4 इज व्हाट? दैट इज 1. ओके, सो माइनस आईटा प्लस आईटा कैंसिल आउट, -1 एंड +1 कैंसिल आउट, ओवरऑल रिजल्ट कम्स आउट इज 0. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब भी आयोटा की 4 पावर कॉन्जिक्यूटिव होंगी, इस लगातार, जैसे कोई भी दिया हो उसका नेक्स्ट देन नेक्स्ट अगर टर्म लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारा वो आयोटा 4 consecutive power term iota will be 0. Just like in generalize, if I am writing I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3, okay, equal to 0, because 4 consecutive power term of iota equal to 0. So we directly says it will be 0. It will be 0. Okay, n belongs to what? N belongs to integer. N belongs to integer. First concept is this. Now second one concept is when I am writing iota to the power a b c d, जनरलाइज कंडीशन कंसिडर करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं iota टू द पावर रिमाइंडर. रिमाइंडर कब? जब चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. रिमाइंडर मीन r इज रिमाइंडर when power of iota consider the divisibility rule of 4. Okay, consider the divisibility rule of 4. कहने का मतलब अगर हमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव अ गिवन क्वेश्चन आईटा टू द पावर 588. ओके, आईटा टू द पावर 588. डिविजिबिलिटी रूल 4 का लेना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम कंसीडर कर देंगे आईटा टू द पावर 4, आईटा टू द पावर रिमाइंडर. ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है? व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? 4 डिविजिबिलिटी रूल
लास्ट 2 digits should be divisible by last 2 digit should be divisible by 4। ये आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ओके, 4 डिविजिबिलिटी रूल। इसके अकॉर्डिंग लास्ट के 2 डिजिट क्या है 88 एंड दे आर फुली डिविजिबल बाई 4, सो डायरेक्टली रिमाइंडर विल बी 0, सो i टू द पावर 0 वी कैन से 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी पैटर्न में कई सारे आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाती है। आपकी सीट का ये क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको और कॉम्प्लेक्स थोड़ा क्वेश्चन बनाना है आप लिख सकते हो i टू द पावर 588 प्लस i टू द पावर 397 प्लस i टू द पावर 543 प्लस i टू द पावर 577 डिवाइडेड बाई i टू द पावर 2023 प्लस i टू द पावर 5043। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। अगेन हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड रखना क्या है, वी हैव टू रिमाइंड ओनली i टू द पावर रिमाइंडर। ओके, i टू द पावर रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से तो i टू द पावर रिमाइंडर कितना आएगा 0 प्लस अगेन चेक लास्ट 2 डिजिट 97, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ओके, देन थर्ड चेक करते हैं, i टू द पावर 3 विल बी द रिमाइंडर 43 डिविजिबल बाई 3 रिमाइंडर कम्स आउट फ्रॉम हियर कितना आएगा i टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2023 लास्ट 2 डिजिट i टू द पावर 3 विल बी द रिमाइंडर प्लस फ्रॉम हियर i टू द पावर 3 विल बी द रिमाइंडर। ओके, सो किसी i टू द पावर 0 कितना होता है 1 प्लस आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर -1 एंड -1, इससे ये कट जाएगा। वी कैन राइट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी भी कोई आयोटा की पावर में कुछ भी दिया हो, ऑलवेज रिमाइंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आयोटा टू द पावर रिमाइंडर, ओके, एंड फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ओके, एक ये सेकंड स्टेप मैंने सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने, दिस वन सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, then first one this 4 consecutive power term of iota। okay, and always remember some basic terminology of this iota। iota की वैल्यू कितनी होती है, ओके, iota की वैल्यू कितनी होती है, फिर iota स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, iota क्यूब की कितनी होती है, iota की पावर 4, ये बेसिक है, ठीक है। इन चीज़ों को डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन आपकी सीट में आपका जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें भी दिया था, समेसन ऑफ i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 13, ये हमारा एक क्वेश्चन था। ओके, इस क्वेश्चन को जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े थे, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा शुड बी 0, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। कैसे, अगर हम आयोटा की 1 पुट करते हैं 1 प्लस तो आयोटा 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 हो जाएगा। ओके, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म विल बी हियर आयोटा टू द पावर 13 प्लस आयोटा टू द पावर 14, ठीक है। अब इन टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, टर्म्स को सेपरेट लिखते हैं इस तरीके से, आयोटा टू द पावर 1, ये वाले टर्म्स फर्स्ट टर्म सारे के सारे सेपरेट करते हैं, आयोटा टू द पावर 1 आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू आयोटा टू द पावर 13। ओके, ये टर्म्स लिख लिए, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 एंड सो ऑन अप टू आयोटा टू द पावर 14, ठीक है। सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म है, ठीक है। तो 4 के पेयर तो 0 बनेंगे यहाँ से, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म के बारे में देखना चाहें तो बेसिकली ये लास्ट टर्म कितना है 13 पावर मीन 13 लास्ट 13 इक्वल टू फर्स्ट कितना है 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 का। ओके, तो 12 मीन 13, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 है। ओके जी, इसमें चेक करते हैं, लास्ट 14 फर्स्ट 2 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 का, अगेन 12, अगेन यहाँ पे भी आपके कितने हैं 13 टर्म, यहाँ पे भी आपके कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म 13। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करें, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा शुड बी 0, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म, तो 4 के पेयर यहाँ कितने बनेंगे 1, जिसमें 4 का पेयर बन गया, देन सेकेंड 4 के पेयर बन जाएंगे, देन थर्ड 4 के, मतलब कि 4
conjugative power term of iota here, 4 conjugative power term iota here, 4 conjugative power term of iota here. तो ये सारे के सारे तो जीरो ही होते हैं, तो लास्ट का सिर्फ इकलौता ये बचेगा आयोटा की पावर 13, बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा, यहाँ भी 13 टर्म है तो 4 का पेयर, 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा 4 का पेयर, 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा 4 का पेयर, तो 4 4 के पेयर यहाँ भी बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो लास्ट वाला कितना बचेगा, आयोटा की पावर 14। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन था कन्वर्ट होकर कहाँ आ गया, आयोटा टू द पावर 13 प्लस आयोटा टू द पावर 14। ओके, नाउ यू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14 क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, चेक करो जो रिमाइंडर है उसको लिख देना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ रिमाइंडर कितना आया 2। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन से आई स्क्वायर -1 होता तो -1 प्लस आयोटा विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग बन सकती है और हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट हमने रीड किए पढ़े हैं, एक पहला 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा, देन सेकंड वन इज व्हाट, आयोटा टू द पावर कुछ भी दिया हो, चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, कन्वर्ट इन आयोटा टू द पावर रिमाइंडर। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक, जब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है तो नो डाउट ये रियल पार्ट से बड़ा होगा। ओके, सो वी कैन से सेट आर ऑफ रियल नंबर, मतलब जो रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर है उसका सेट, सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ proper subset, proper subset of the complex number, of the complex number। कहने का मतलब ये है जो आपका रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द रियल नंबर। ओके, क्योंकि ये इसमें इमेजिनरी भी कंसीडर होते हैं। ठीक है, सबसेट है आपका, प्रॉपर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट लाइक सबसे जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होता है आपका होल नंबर। ओके जी, एंड होल नंबर से बड़े क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। ओके जी, इंटीजर से भी बड़े क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर से भी बड़े आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर से भी बड़े आपका होता है रियल नंबर। ओके, एंड रियल नंबर आपका सबसेट होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से दिखा देते हैं। ओके, तो ये आपका सबसेट का साइन है। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, and whole number is the subset of integers, and integer is the subset of rational number, and rational number is the subset of real number, and real number subset of complex number। ओके, तो ये एक पैटर्न है आपका। ओके जी, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट में आपके पेपर में पूछ लेगा तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है जी, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ रहे हैं। वाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। और जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लेना, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दिस वन इज फर्स्ट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड, जीरो इज ओनली रियल नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी नंबर। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ओके, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, अगर हम जीरो प्लस आयोटा भी लिखें, जीरो प्लस आयोटा जीरो लिखते हैं। ओके, इसका मतलब जीरो आपने रियल में भी इंडिकेट किया और इमेजिनरी में भी इंडिकेट किया। ओके, अगर हम लिखते हैं जेड इक्वल टू आयोटा एंड जीरो, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू कितना है जीरो, बी इक्वल टू कितना है जीरो। ओके, सो वी कैन से जीरो इज ओनली रियल नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। भाई हमने जीरो को दोनों में कंसीडर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, जीरो इज ओनली रियल नंबर, ओनली रियल नंबर which is purely real as well as purely imaginary। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक ऐसा नंबर जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। ठीक है, तो वो आपका जीरो है। ओके जी, प्योरली इमेजिनरी। एंड वन थिंग इज इम्पोर्टेंट अबाउट द जीरो नंबर,
जीरो इज ओनली रियल नंबर विच इज प्योरली रियल एंड एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। दोनों स्टेटमेंट एक साथ बोला है कि वो रियल भी है एंड इमेजिनरी भी है। ओके, बट वी कैन नॉट से जीरो इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, जीरो को हम इमेजिनरी नंबर नहीं कह सकते हैं, बट कैन नॉट से इमेजिनरी नंबर, इसको हम इमेजिनरी नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? हम इसको प्योरली रियल एंड एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट प्योरली, बट वी कैन नॉट से इमेजिनरी नंबर। ओके, ये हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं है, दोनों हो सकता है, बट एक सिंपल से इमेजिनरी नंबर नहीं हम इसको बोल सकते कि ये इकलौता इमेजिनरी नंबर। तो स्टेटमेंट समझ लेना ध्यान से। जीरो इज ओनली रियल नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी नंबर। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना। ठीक है, बट नॉट इमेजिनरी नंबर। ओके, पीरियड ऑफ आइटा ये मैंने कंसीडर कर दिया। पीरियड ऑफ आइटा 4 के पैटर्न में चलता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ओके, उसी के बेस पे। ठीक है, और ये भी बता दिया द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आइटा इक्वल टू 0। ओके, ना थर्ड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना के लिए। थर्ड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम करते हैं अंडर रूट ए एंड अंडर रूट वी डायरेक्टली सेज अंडर रूट ए बी। ओके, इस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ रिमाइंड रखना, वन थिंग इज दैट, ये हम तभी कहेंगे फर्स्ट, ये हम तभी बोल सकते हैं दिस रिजल्ट होल्ड्स गुड ओनली when at least one of A and V are नॉन नेगेटिव। ओके, नॉन नेगेटिव कहने का मतलब ए और बी में से कोई ना कोई एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये रिजल्ट तब होल्ड करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है, सेकंड वी कैन से बोथ ए एंड बी विल पॉजिटिव, या फिर इस तरीके से हो। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपका ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये आपका है। ठीक है, थर्ड, दिस ऑपरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, ऑपरेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है व्हेन बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। एक क्वेश्चन लेके इस चीज को समझते हैं। ओके, एक क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 4, अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट 4, अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -4। ओके, तीन तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेमिंग में क्रिएट किया ताकि समझ लें। देखिए बेटा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो नो डाउट डायरेक्टली वी कैन से अंडर रूट 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 4 हो जाएगा, और वी कैन से अंडर रूट 20 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसकी बात करें, इसमें लिखा है माइनस अंडर रूट 5 इंटू 4, एटलीस्ट वन ऑफ नेगेटिव होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये हो गया -20। ओके, एंड -20 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट अंडर रूट 20 आयोटा। ओके, थर्ड की बात करें, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, वी कैन नॉट से माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट -5 ओके इंटू -4, ये हम नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज कंडीशन क्या है यहाँ पे, वही दिस ऑपरेशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन बोथ इज नेगेटिव। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, वहाँ पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी इस कंडीशन की आएगी सवाल, तो उसमें क्या करना है, अंडर रूट -5 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 आयोटा इंटू, इसको भी लिख सकते हो अंडर रूट 4 आयोटा। नाउ बोथ आर पॉजिटिव, यू डायरेक्टली सेज अंडर रूट 20 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ओके, सो माइनस अंडर रूट 20 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन हमें रिमाइंड रखना है। ठीक है जी,
आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आपकी एक्स एक्सेस होती है दैट इज रियल एक्सेस, ओके। एक्स एक्सेस को हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सेस। रियल एक्सेस, इस पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज इमेजिनरी एक्सेस। इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस पे आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से कंसीडर किए थे हम? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए आपका क्या है यहाँ पे? रियल नंबर, बी क्या है आपका? इमेजिनरी नंबर, ओके। कंसीडर करते हैं हम ए आपका रियल नंबर है, बी आपका इमेजिनरी नंबर है। ए एंड बी दोनों पॉजिटिव कंसीडर किए तो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू जाएगी, ओके। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है आपका? इंटरसेक्शन अगर दोनों का देखा जाए इमेजिनरी और रियल का कहीं यहाँ पे आता है, ओके। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम एक पॉइंट सर्कल से दिखाते हैं, पॉइंट डार्क पॉइंट सर्कल से। ये आपके जेड को रिप्रेजेंट करेगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो जो आपका ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स मॉड जेड, ओके। मॉड जेड को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताता है कि उसका ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओके। और वी कैन से और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ भी लिखा हुआ है आपको तुरंत समझना है कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओके। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ को बताना चाहेंगे कि जो आपका एंगल होता है ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में एंगल क्या बनना उसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? थीटा। थीटा क्या है आपका? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ओके। ऑलवेज रिमाइंड रखना जो थीटा आपका है, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। मैग्नीट्यूड क्या कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपकी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? बेस का स्क्वायर। बेस आपका ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड इक्वल टू आपका आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड आया, ओके। मैग्नीट्यूड आपका कितना आया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी कैन से mod of कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू द अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर और रूट कंसीडर कर लो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कई बार एग्जाम में पूछता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो आपको रियल पार्ट सेलेक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करना है और उसका दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करके रूट ले लेना, ओके। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। थीटा की बात करें, थीटा आपका आर्गुमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। थीटा इज द आर्गुमेंट, तो उसको हम क्या लिखते हैं? थीटा। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड, अभी सिर्फ इतना ही रिमाइंड रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे इसकी हेल्प लेंगे इसी सेम फिगर की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं? चेंज द साइन करते हैं। तो जब भी आपसे बोले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, conjugate of complex number means you have to change the sign of imaginary part.
तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ओके, माइनस आयोटा बी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस बी। ओके, माइनस ऑफ बी, माइनस बी। ओके, माइनस बी मतलब नेगेटिव वाई एक्सेस। ओके, नेगेटिव वाई एक्सेस। ओके, नेगेटिव वाई एक्सेस। तो दोनों नंबर का सेक्शन देखते हैं कहाँ पे जाता है, इंटरसेक्शन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे मिला, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट विल इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। ओके, ये आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस मिलेगा वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। क्यों जी, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द conjugate of complex number। okay, तो अगेन दिस वन इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। अगर आप अप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर आपका बी स्क्वायर ही रह जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन सेम आपका वही फॉर्मूला आया जो हम फाइंड किए थे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, so we can say conjugate का mod equal to the again real part of complex number square plus imaginary part of complex number square। तो इस पैटर्न पे हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आया, हम ये कह सकते हैं कि magnitude of complex number equal to the magnitude of conjugate of complex number both are equal, or we can say under root real part of complex number plus imaginary part of complex number का स्क्वायर। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आया, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हम रिजल्ट फाइंड कर लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है जब भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे या फिर आपसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे, दोनों की वैल्यू सेम ही होती। बट आर्गूमेंट शुड बी डिफरेंट। वाई, आर्गूमेंट इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सेस। ओके, तो पॉजिटिव रियल एक्सेस से अगर हम बात करें तो इसका आर्गूमेंट कुछ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, और जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो माइनस ऑफ थीटा हो जाता है। ओके, नो डाउट बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर लाइंग इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। ओके, डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट सपोज फर्स्ट में लाई करेगा उसका कॉन्जुगेट फोर्थ में चला गया। ओके, तो आर्गुमेंट आपका डिफरेंट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, इफ यू फाइंड द कॉन्जुगेट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्गुमेंट की। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, ए भी पॉजिटिव होगा एंड बी भी पॉजिटिव होगा। ओके, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ए नेगेटिव है, ए मीन्स रियल पार्ट विल बी नेगेटिव एंड imaginary part means y lying on y axis that will be the positive। इन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। ओके, वी भी आपका नेगेटिव है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ए पॉजिटिव है एंड बी आपका नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उस बेस पे हम अपना पहचान सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है। ओके, जस्ट सपोज अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ z इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, just see here real part of complex number is what -1 and imaginary part of complex number is what minus under root 3। तो दोनों क्या है नेगेटिव, if both नेगेटिव दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू जा रहा है। ओके, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट वैल्यू है तो उस बेस पे आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा। ओके, व्हेन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू जा रही है तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा थीटा है, थीटा और वी कैन से आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स mod b by a। b is the imaginary part of complex number, a is the real part of complex number। if value is going in a second quadrant means a negative b positive। okay, तो इस पैटर्न पे वी कैन से थीटा इक्वल टू
आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस tan inverse mod b by a, okay, and when the value is going in a third quadrant, सारा कुछ अभी मैं बाई ग्राफ भी समझा देंगे, बट अभी नोट कर लो। थीटा क्या होगा आपका, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई प्लस tan इनवर्स mod b by a, okay, when the value is going in a fourth quadrant, in fourth quadrant theta equal to argument of z equal to minus tan इनवर्स mod b by a, ओके। इन चारों केसेस को अपने ग्राफ से देखते हैं, ओके। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, जस्ट सपोज यहाँ लाई कर रहा है, ओके, तो ये आपका वाई एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल जो बनाएगा थीटा, तो वही होगा। तो बेसिकली आपका थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आर्गुमेंट ऑफ जेड, ओके। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, ये फर्स्ट का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, ठीक है। अगर सेकंड में लाई करेगा इस तरीके से, जस्ट सपोज यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है जेड, ओके, तो कुछ इस तरीके से बनाएगा आपका एंगल। ये अगेन वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो इसको पाई माइनस थीटा ही लिखेंगे हम। थीटा अगेन वी कैन से थीटा कितना है आपका, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, ओके। तो थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ओके। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो किस तरीके से होगा केस, थर्ड सपोज लाइक हियर लाइंग द वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट को अगर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोथ नेगेटिव, ओके। एक आपका है इधर से आप जा सकते हो, सेकेंड वन इस डायरेक्शन से जा सकते हो, बट आई विल प्रीफर ओनली वेयर द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इन अंडर लेस देन 180, ओके। आर्गुमेंट की वैल्यू आपकी 180 से ग्रेटर नहीं होती है, लेस ही होगी, ठीक है। दैट्स वाई वी विल फॉलो दिस नॉट दिस, ओके। आर्गुमेंट ऑफ जेड की जब भी बात करेंगे, तो अगर हमारा क्लॉकवाइज एंगल मूव करके जा रहा है, ठीक है, एंगल आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट में है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप क्या लिखते हो उसको, माइनस लेना है, ओके, और पाई माइनस थीटा। अगेन थीटा मैंने आपको बताया, थीटा आपका क्या होगा, थीटा tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, जहाँ जहाँ भी थीटा है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, tan इनवर्स मॉड बी बाई, ओके। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आपकी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। सिमिलरली दिस वन वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वही सेम माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड बी बाई ए। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू जाएगी तो किस तरीके से आप लिखोगे इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट जस्ट लाइक यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। अगेन आर्गुमेंट इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके। क्लॉकवाइज मूवमेंट थीटा को आप क्या लिखते हो, माइनस थीटा होता है, ओके, माइनस थीटा, और वी कैन से आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक से लिखते हैं इसको, माइनस थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, ओके। तो अगेन सेम आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई रखी है, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन है, ठीक है। तो हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ ग्राफ से भी समझ के इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो केसेस हो गए जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है किसी क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक्सिस पे लाई करता है तो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसको समझने से पहले वेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ओके ओके, देन ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है किसी एक्सिस पे, एक्स और वाई, रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, तो कंडीशंस क्या होंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देख बेटा,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयोटा बी, ओके। सेकंड इट्स कॉन्जुगेट क्या होगा आपका ए माइनस आयोटा बी। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं मीन्स जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड को अगर ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ए, और वी कैन से 2 times of real part of complex number, okay, 2 times of real part of complex number by adding, ऐड करने पे z प्लस एंड इट्स कॉन्जुगेट लेने पे आपके पास क्या आया, यू हैव फाइंड प्योरली रियल नंबर, ओके, प्योरली रियल नंबर। तो हमेशा याद रखना जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्योरली रियल नंबर, ओके। नाउ सेकंड वन, इफ यू सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में एक कॉन्जुगेट लेके उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस आयोटा वी, ओके, और वी कैन से आयोटा 2 times आयोटा देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बी क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस है वो हमेशा आपको प्योरली क्या देगा, इमेजिनरी, यू विल गेट प्योरली इमेजिनरी, ओके। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, नंबर और भी कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जब प्योरली रियल नंबर होगा तो नो डाउट आपका रियल एक्सेस पे लाई करेगा, जब भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो आपका प्योरली इमेजिनरी एक्सेस पे लाई करेगा, ठीक है। किस तरीके से, देखिए बेटा प्योरली रियल है दैट मीन्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सेस, इसको अभी हम समझेंगे, लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सेस, ओके, इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो कैसे इसको करेंगे उसको देख लेते हैं। This is the real axis, this one is the imaginary axis, okay, imaginary axis, okay. If I am writing a complex number z equal to a, z equal to a is complex number and a is पॉजिटिव नंबर, ओके। ए अगर आपका पॉजिटिव नंबर होगा तो नो डाउट वो आपका कहाँ लाई करेगा, समथिंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे, जेड इक्वल टू ए, ओके। क्या इसके पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया प्योरली रियल का, ओके, प्योरली रियल, वी कैन राइट प्योरली रियल, वाई, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेंट है, प्योरली रियल, प्योरली रियल। अब हम आर्गुमेंट की अगर बात करें इसके तो एक्स एक्सिस से कोई भी इसका एंगल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो डायरेक्टली वी कैन से आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, जीरो, ठीक है। एक केस आपका ये हो गया, ठीक है। सेकंड हम ये भी सेकंड इसका ये केस है जब ए आपका पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव दिया हो, ठीक है, ए आपका पॉजिटिव होकर ना नेगेटिव दिया हो, जस्ट लाइक जेड इक्वल टू ए, ठीक है, एंड गिवन इज दैट ए इज योर नेगेटिव, ए आपका नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, समथिंग यहाँ लाई करेगा जेड, ओके। तो पॉजिटिव आर्गुमेंट अगर जब हम फाइंड करेंगे तो आर्गुमेंट इज ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो कितना मूवमेंट जा रहा है, पाई का मूवमेंट हो रहा है, ओके। ये आपकी रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ओके। अगेन नो डाउट ये आपका क्या है, प्योरली रियल नंबर है, बट यहाँ पे आर्गुमेंट आपका कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू पाई। तो कहने का मतलब रियल के दो केस निकल के आए, जब आपका जेड पॉजिटिव है, प्योरली रियल है, जेड पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना आया, जीरो। देन सेकंड जेड आपका नेगेटिव है, प्योरली रियल है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आया, पाए। दो केस सेम पैटर्न पे अपना फाइंड करते हैं, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, ओके, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इक्वल टू वी, नॉट वी से जेड इक्वल टू वी, जेड इक्वल टू आयोटा बी, okay, absence of real part, and I consider here b is positive, b is positive that means lie on a positive imaginary axis, this one is real, this is imaginary। अगर b आपका पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस पे लाई करेगा, z इक्वल टू
जेड इक्वल टू वी, ओके, यहाँ लाई करेगा। तो आर्गुमेंट की अगर बात करें तो मोमेंट देखते हैं, मोमेंट आपका कहाँ से होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कंसीडर करेंगे यहाँ तक, तो कितना होगा π/2, ओके। तो ये केस आपका क्या है, दिस वन इज द केस ऑफ प्योरली imaginary, okay. In case of purely imaginary we can say argument of z equal to π/2 जब b आपका क्या है पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड वन केस व्हेन v इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू -ib, ओके। तो यहाँ से आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट, सॉरी रियल तो जीरो ही है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा -b। यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है प्लस का b, ओके। यहाँ पे -b होगा, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पे तो समथिंग यहाँ पे कहीं आएगा z इक्वल टू -b। तो इसके मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मूवमेंट इसका क्या है क्लॉक बाई डायरेक्शन, कितना -π/2, ओके। दैट्स वाई अगर हम यहाँ बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू आपका होगा -π/2, ओके, -π/2। ये भी केस आपका क्या है प्योरली इमेजिनरी, ओके, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। अगर ये चार के चार रिलेशन को कंबाइन करें, इससे पहले जो मैंने रिलेशन कवर किए थे, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे, ये क्वाड्रेंट एक्सिस के ऊपर लाई करे, वो रियल एक्सिस हो सकती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो आपका जब प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा जब आपका वो नंबर पॉजिटिव होगा, प्योरली रियल है आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई होगा जब वो क्या होगा ए उसका क्या होना चाहिए नेगेटिव। इसी तरीके से प्योरली इमेजिनरी डिपेंड करेगा साइन पे, जो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव साइन है तो आर्गुमेंट ऑफ z π/2 हो जाएगा, जब नेगेटिव साइन है तो आर्गुमेंट z -π/2 हो जाएगा, ओके जी। ये चार इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट फाइंड करने का दिया हुआ है कंडीशन बेस पे, ओके। सारा का सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके आगे को पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वलिटी हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ना ही करते हैं, ओके। इनइक्वलिटी इज नॉट वैलिड। जैसे अगर हम बात करें z1 इज ग्रेटर देन z2, अगर ऐसा कोई इनइक्वलिटी का साइन हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है, z1 इज ग्रेटर देन z2, ओके। और आपको ये बोल रखा है कि दिस इज वैलिड कंडीशन, वैलिड कंडीशन भी बोल रखा है। तो वैलिड कंडीशन ये तभी होगा, वैलिड कंडीशन तभी होगा व्हेन z1 एंड z2 आर प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी रियल दोनों दिए हो, वी कैन नॉट डिफाइन दिस कंडीशन, ओके। कहने का मतलब z1 को हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस आयोटा b1, ओके, एंड z2 को हम क्या लिख सकते हैं a2 प्लस आयोटा b2, और हम ये कहना चाहते हैं a1 प्लस आयोटा b1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज ग्रेटर देन a2 प्लस आयोटा b2, ओके। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इफ दिस कंडीशन इज satisfied, okay, then v1 इक्वल टू b2 इक्वल टू 0 मस्ट बी, पहले ही होना ही होना चाहिए, okay। then second, then on the basis of we can say a1 is greater than a2, ओके। अदरवाइज नहीं बोल सकते, इनइक्वलिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज नहीं होता है, ठीक है। ये वैलिड तभी है जब आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो 0, और वी कैन से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इक्वल टू 0, देन वी कैन कंपेराइज sorry, then we can comprise the inequality in a complex number, okay। Now equality of complex number, now I will talking about the equality of complex number, equality of complex number। In equality of complex number, when z1 is one complex number equal to z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इक्वल टू द
रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होगा, दैट इज सेकंड वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट सेज अबाउट Z1 इक्वल टू Z2। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, सारा कुछ डिटेल में। और एक पॉइंट और बेटा डिस्कस करेंगे कि जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में अगर दिया हो, जैसे जैसे आपको एक क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं, जैसे 1/3 + 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया है, तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाने के लिए आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 4 आयोटा। ओके जी, तो नीचे क्या हो गया, a + b a - b, ऊपर हो गया 3 - 4 आयोटा। ओके, डिवाइडेड बाई a + b a - b क्या होता है, a² - 4 आयोटा मतलब b का स्क्वायर। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई यहाँ 9 + 4 हो जाएगा। ओके, 9 + 4 नहीं, 9 + 16 प्लस कहाँ से आया, i² से। ओके, सो वी कैन से 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 25, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नाउ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर 1/3 + 4 आयोटा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं, आगे बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। जस्ट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b। ओके, एंड अनदर कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, a - आयोटा b। ओके, इसका मॉडुलस कितना होता है बेटा, मॉडुलस √a² + b²। कॉन्जुगेट का भी सेम ही होता है, कॉन्जुगेट का मॉडुलस कितना होगा, √a² + b²। ओके जी, नाउ if I multiply complex number with its conjugate, then a + iota b is multiplied with a - iota b, then a² + b², if you apply a² + b², result comes out as a² + b², a + iota b a - iota b। ओके, आयोटा स्क्वायर से माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आपका लिखा हुआ है a² + b² mod z का स्क्वायर एंड कॉन्जुगेट ऑफ mod z का स्क्वायर। सो यू राइट conjugate or complex and its conjugate, you can write mod z का स्क्वायर और यू कैन से conjugate of mod z का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एक है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कब कहाँ यूज करना वो हम अपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इनवर्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लेते हैं, जस्ट लाइक एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इनवर्स लिखा हुआ है, सो वी कैन अगेन राइट, इसको हम लिख सकते हैं 1/z भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, 1/z लिख सकते हैं कि नहीं, पावर क्यों -1 है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/z लिखा तो नो डाउट आई एम सेइंग दैट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन अ डिनोमिनेटर, तो इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। मीन्स जेड इनवर्स को हम अगर इसको हम रेशनलाइज करेंगे, जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z लिखा हुआ है, तो कॉन्जुगेट लेके ही तो रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट लेने के बाद। तो ये बेसिकली लिखा क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे आपका mod z का स्क्वायर, जो हम अभी फाइंड किए रिजल्ट उसी का यूज किया। तो हम कह सकते हैं जेड इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ओके, तो ये हम अपनी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं अगर हमसे इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछता है, भी डायरेक्टली यूज दिस प्रॉपर्टी। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन मल्टीपल इनवर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मल्टीपल इनवर्स, ओके। यही हो गया मल्टीपल इनवर्स। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, आई एम राइटिंग हियर मल्टीपल इनवर्स। बेटा एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये बढ़ाया, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इनवर्स is called inverse of the complex number, inverse of the complex number। ओके,
complex number, or we can say multiple inverse of the complex number. Okay, multiple inverse of the complex number. कुछ भी लिखा हुआ है आपको तुरंत समझ जाना है कि आस्किंग अबाउट द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो जैसे अगर हम फाइंड करना चाहें सेम क्वेश्चन इसी तरीके से जो मैंने अभी किया है कि फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा. इसका मल्टीपल इनवर्स फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? मल्टीपल इनवर्स का मतलब जेड इनवर्स. सो 3 + 4 आयोटा का जेड इनवर्स फाइंड करना है. तो बेसिकली यू आर राइटिंग, तो इसको क्या लिख सकते हो? ये आपका जेड इनवर्स है ना. जेड इनवर्स को मैंने आपको अभी बताया, जेड इनवर्स इक्वल टू वी कैन राइट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर. तो यही कॉन्जुगेट इसका लो. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपका? 3 - 4 आयोटा. ओके, डिवाइडेड बाई मॉडुलस इसका लोगे तो कितना आएगा? 3 स्क्वायर 9 + 4 स्क्वायर 16, 16 + 9 25 मीन्स 5 आ जाएगा. ठीक है, √5 मॉडुलस हो गया, मॉडुलस का स्क्वायर मीन्स 5 आ जाएगा. ठीक है, 25 हो जाएगा. बेसिकली मॉडुलस का स्क्वायर करना है. रूट के अंदर आपका कितना है? 25, तो बाहर आपका 25 आ जाएगा. ओके, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर किया है उसी पैटर्न पे है. मल्टीपल इनवर्स, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट बेटा याद रखना. इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड. देयर इज नो वैलिड इफ वी से दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और लिख लो इस स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में. इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड. इनइक्वालिटीज ऑफ complex number is not defined. Inequality of complex number is not defined. Okay, there is no valid. मीनिंगलेस होता है बेसिकली. ओके, बस ये ध्यान रखो. ठीक है, जस्ट लाइक इफ आई एम राइटिंग जेड इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम लिख रहे हैं 4 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 + 4 आयोटा. सारे के सारे ये बेटा मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस, मीनिंगलेस. ओके, हमेशा याद रखना. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझा दिए. अब जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी कुछ, जैसे मॉडुलस भी कंप्लीट हो गया आपका. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो प्रॉपर्टीज हैं और इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोडेड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, जो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी बहुत कुछ है इसको मैं पढ़ने को. आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी हमें पढ़ना है. ठीक है, फिर पोलर फॉर्म पढ़नी है, यूलर फॉर्म पढ़नी है. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है. काफ़ी सारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने को है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस करेंगे. तो फर्स्ट लेक्चर में तो आपका यहीं तक रखते हैं. जो बेसिक फंडामेंटल है वो सारा का सारा मैंने कवर अप कर दिया. ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कब वैलिड होता है, ऑपरेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो रूट्स की कंडीशन बताई मैंने, जब एक्सेस पे लाई करते हैं या फिर किसी कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करते हैं. ठीक है, देन सारा कुछ कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स के बीच में रिलेशन बताया आपको. आयोटा के बारे में समझा. ठीक है, और सेट्स वगैरह, आयोटा के 2 रूल मैंने सीखे. बाकी अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया, कुछ कंडीशंस थे. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए. तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये कोशिश करेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म कर दें. देन इसका जो थर्ड लेक्चर बनाए उसमें हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को डायरेक्टली सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो वैल्यूएबल हैं, बाकी लगता है कि हाँ इन कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थर्ड लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन. ओके.